प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। इससे पहले आए एग्जिट पोल में एक बार फिर देश में भाजपा की सरकार बनती दिखाई दे रही है। लगभग सभी सर्वे भाजपा नेत गठबंधन को 300 से ऊपर सीट दे रहे हैं। विपक्ष भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वो रार मचा रहा है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। यही नहीं, कांग्रेस एग्जिट पोल को मतगणना प्रभावित करने की कोशिश करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि एग्जिट पोल में फिर भाजपा की सरकार बताकर अफसरों पर भाजपा के पक्ष में मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है। हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सभी विपक्ष की पार्टियों के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, काउंटिंग एजेंट के ऊपर, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर, और धमकी दिया जा रहा है। एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि हम वापस लौट आ रहे हैं। कांग्रेस के इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग को सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा है। चुनाव आयोग का कहना है कि शक का कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा था एक बार पहले भी 16 मार्च में कि झूठ का एक बाजार है, उसमें बड़े गुब्बारे हैं जो फटते हैं। मैंने बताया था एक बार, लेकिन ये नहीं पता था कि वो हमारे ही सिर पे फट जाएंगे। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी, मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। एग्जिट पोल और चुनाव परिणाम को लेकर मध्य प्रदेश में भी रार मची हुई है। सत्ता पक्ष से मोदी की गारंटी पर मुहर बता रहा है, तो विपक्ष ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जनमत उसके पक्ष में नहीं है। कांग्रेस काउंटिंग में कड़ी नजर रखने की तैयारी में है। 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा, रुझान आए हैं और रुझान में जो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश 29 की 29 सीट, इसके साथ साथ हमारी अपनी देश भर में 365-70 के ऊपर तक एनडीए की जो सीटें जा रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि देश में अवसरवादियों को नकार दिया है। देश ने राष्ट्रभक्तों की सरकार बनने जा रही है। पूरे देश ने मोदी जी में विश्वास व्यक्त किया है। मोदी जी की गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी उसमें विश्वास व्यक्त किया है। उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं में विश्वास किया है। हमको विश्वास है कि अब की बार 400 पार जो है वो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन करेगी। जो बीजेपी के नेताओं ने बोला वही बात हमारे एग्जिट पोल ने बोला। इसका मतलब ये है कि जो एग्जिट पोल बनाने वालों को लेकर देश की एक भाषा बनी कि ये मैनिपुलेशन है, ये मोदी है, ये मोदी है, तो उसका एक बार फिर असर इस पूरी प्रक्रिया में दिखा है। जनमत पर विपक्ष का संदेह नया नहीं है। शायद ही ऐसा कोई चुनाव रहा हो जिसमें हार के बाद कांग्रेस ने परिणाम पर सवाल न उठाए हैं। लेकिन विडंबना वाली बात है कि जहां उसकी सरकारें बन जाती हैं वहां ये शोर नहीं होता। इसके साथ ही जहां भाजपा के दिग्गज हार जाते हैं, सामान्य प्रोफाइल वाले कांग्रेस के कैंडिडेट जीत जाते हैं, वहां भी ईवीएम और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह नहीं होता। यही वजह है कि आम आदमी अब ईवीएम और चुनाव आयोग पर आरोपों को तवज्जो नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा हार नहीं मानूंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कांग्रेस को क्यों नहीं एग्जिट पोल पर भरोसा? कांग्रेस के निशाने पर क्यों आया चुनाव आयोग? कांग्रेस को कहां से नजर आ रहा अपने पक्ष में जनमत? एग्जिट पोल को ही परिणाम मानना क्या भारतीय जनता पार्टी का अति उत्साह तो नहीं? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। चुनाव परिणाम कल यानी कि मंगलवार, कल रुझान आना सुबह से शुरू हो जाएंगे और दोपहर तक राजनीतिक पारा
कहां और किस स्तर तक पहुंचेगा ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो पूर्वानुमान है, हालांकि ये परिपाटी सही नहीं है, क्योंकि ये जो पूर्वानुमान है ये एक माहौल खड़ा करते हैं। वैसे चुनाव आयोग ने इन पूर्वानुमानों को मतगणना के दौरान, मतदान के दौरान इसको रोका हुआ है ताकि कोई इन्फ्लुएंस ना हो, कोई प्रभावित ना हो, कोई इनको लेकर मतिभ्रम की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इन पर परिणाम आने तक रोक लगनी ही चाहिए। राजनीतिक दल अपने अपने दावे करें वो ठीक है, लेकिन जब कोई थर्ड फ्रंट किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन करता हुआ दिखाई देता है पूर्वानुमानों के आधार पर, तो एक परसेप्शन डेवलप होता है। और अगर कहीं कोई छोटी मोटी पक्षपात की गुंजाइश होती है, उसको एक समर्थन मिलता है। तो निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए, अति पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अगर इस प्रकार की एक और कवायद माननीय चुनाव आयोग करे तो बहुत बेहतर है। चुनाव आयोग पर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, तो परिणाम के एक दिन पहले चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, सफाई देनी पड़ी और कहा कि इल्जाम लगाना है ये हमको कबूल है, तुम इल्जाम लगाते हो ये हमको कबूल है, लेकिन सबूत नहीं देते हो तो इल्जाम फिजूल है। बड़े शायराना अंदाज में उन्होंने ये बात कही। उसके कुछ भाव इसी प्रकार के रहे उनकी बात कहने के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्वानुमानों में पूर्ण बहुमत से जो एनडीए गठबंधन है वो सरकार बनाता नजर आ रहा है, और कहीं कहीं तो 400 का जो उनका दावा किया हुआ आंकड़ा था उसको छूता भी नजर आ रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से पूर्वानुमानों को, एग्जिट पोल के नतीजों को कटघरे में खड़ा कर रही है, सिरे से खारिज कर रही है और कह रही है ये सब फैब्रिकेटेड है। हार नहीं मानेंगे, कांग्रेस का ये जज्बा है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित शर्मा जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। मंजरी जैन, मीडिया वार्ताकार, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल अमित जी, मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं, ये मनोवैज्ञानिक दबाव क्या है? जयराम रमेश ने कहा है कि फोन करके धमकाया जा रहा है और इस प्रकार का एक मनोवैज्ञानिक, आपको नहीं लगता ये बचकाना है? मैं मतलब आज कोई फोन कर सकता है, हेलो कलेक्टर महोदय समझ लेना कल चुनाव परिणाम है, हेलो, ऐसे ऐसे हो रहा है क्या? मतलब क्या जयराम रमेश क्या कैसे बोल रहे हैं ये बात? अब आपको नहीं लगता कि ये मनोवैज्ञानिक दबाव है या ये इस अनावश्यक बात है? देखिए नवीन जी, हम इन 10 वर्षों की अगर बात करें तो ये मनोवैज्ञानिक दबाव जयराम रमेश जी का कहना या एग्जैक्ट पोल को लेकर कांग्रेस का सहमत नहीं होना, तो किसी ना किसी चीज़ के कोई भी वक्तव्य कहा जाता है तो उसके प्रमाण होते हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव, अगर हम ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोई ये कह सकता हो कि कलेक्टर को फ़ोन नहीं, कई आए दिन विधानसभा चुनाव में आपने देखते होंगे, लंबी पत्रकारिता का आपका अनुभव है कि जब चुनाव की शुरुआत होती है, धीरे धीरे गिनती होती है और जब सत्ता का पक्ष किसी एक तरफ बैठ जाता है तो अधिकारी कहीं ना कहीं असंतुलित होकर उसको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे परिणाम विक्रम वर्मा जी की धर्मपत्नी, जैसे परिणाम गोविंद सिंह राजपूत और तमाम परिणाम है। इसी शंका के आधार पर परिणाम प्रवीण पाठक क्यों नहीं कहते? 175 वोटों से जीते। नहीं, देखिए जैसे परिणाम, चलिए प्रवीण पाठक इसलिए मैंने नहीं जोड़ा क्योंकि प्रवीण पाठक जब चुनाव लड़े थे तो सत्ता कांग्रेस की नहीं आई थी। तो यही तो मानोगे जब 175 से उन्हें वो जीत सकते हैं। इसी 10 वर्षों में मैंडेट दी हुई सरकार को खरीदने और गिराने का किस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक दबाव बनाकर उस सत्ता को गिराने का काम किया, ये भी है। इसीलिए इस प्रमाण के आधार पर बात करी जा रही है। अब रही बात एग्जैक्ट पोल पर शंका क्यों? आप देखिए कि एग्जैक्ट पोल जब से आए हैं, ये देखिए ये तो एग्जैक्ट पोल है, एग्जैक्ट तो कल अभी चंद घंटों में सामने आ जाएगी।
और एग्जैक्ट पोल कई बार जो है गलत भी साबित हुए हैं। अब मुख्य बात इन एग्जैक्ट पोलों में क्या आई, जब शंका ज्यादा बढ़ी कि बिहार के अंदर पासवान की पार्टी जो उनके सुपुत्र नेतृत्व कर रहे हैं वो 5 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो 3 एग्जैक्ट पोल उनको 6 दे रहे हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी जितनी चुनाव लड़ रही है 2 एग्जैक्ट पोल उनसे 4 सीट ज्यादा दे रहे हैं। तो ये जब इस तरह के एग्जैक्ट पोल आने लग जाएं तो मैं समझता हूं कि शायद वास्तविकता पे कहीं ना कहीं संदेह और संकेत होता है। अब रही बात, आज देखिए चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, अपनी निष्पक्षता साबित करता है और एक शायरी अंदाज से चुनाव की शुरुआत करता है, और कल परिणाम आने वाले हैं उसकी गिनती के पहले भी एक शायरी अंदाज। चुनाव आयोग कब से शायर हो गए, चुनाव आयोग कब से प्रामाणिकता देने लगे? मैं समझता हूं कि सारी संदेह की बात है, और कांग्रेस इसीलिए 295 की सीट, चाहे राहुल गांधी जी कह रहे हो या तमाम कांग्रेस के लोग कह रहे हो, क्योंकि हमने मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ाए, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो महिलाओं के अत्याचार बढ़ते की बात हो। नहीं तो और 295 इस तरह के बयान प्रधानमंत्री के, मैं बात समाप्त आपको करूंगा। तकलीफ इस बात की है कि 295 जो राहुल जी कह रहे हैं वैसी बातें चैनल वाले या मीडिया क्यों नहीं कह रहे? मुझे तकलीफ नहीं है और ना कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है। भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार बता रही थी, 370 पार बता रही थी। मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड 35%, 35.2% ऐसे भूत हैं जहां 370 वोट ही नहीं पड़े, और वो 370 बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो ये जो प्रामाणिकता है, और देखिए देश के प्रधानमंत्री जब मुजरे मटन मछली से लेकर, और अगर कांग्रेस पार्टी आ जाएगी तो राम मंदिर पर बुलडोजर चढ़ा देगी, देश का प्रधानमंत्री इस तरह के वक्तव्य बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं चमत्कारिक चुनाव हुआ है और चमत्कारिक ही परिणाम आएंगे, क्योंकि शब्दों की भी चमत्कारिता प्रधानमंत्री जी से भी सुनने को मिली और आम चुनाव में भी दिखी। जी मंजरी जी, देखिए कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस का आरोप है सीधा कि सब कुछ मैनेज्ड है, संस्थाएं सरकार के दबाव में हैं, मीडिया भी सरकार के दबाव में है, और उसी वजह से ये जो एग्जिट पोल हैं एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि अगर कुछ अनफेयर मैनेजमेंट करना हो तो उसके लिए एक माहौल तैयार हो जाए। लेकिन वो कह रहे हैं हम हार नहीं मानेंगे। अच्छी बात है, हार नहीं मानेंगे, लेकिन जो ईवीएम में दर्ज हो चुका है, कैद हो चुका है, उसको कैसे बदलेंगे? अब इनको क्या है कि अब ये इन्हें पता है कि ये हारने वाले हैं और बुरी तरह हारने वाले हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो प्रचंड बहुमत से फिर आ रही है। तो अब इन्हें कहीं ना कहीं अपनी हार का ठीकरा फोड़ना है, तो उसकी पहले से ये तैयारी चल रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी जश्न की तैयारी कर रही है, वहां कांग्रेस जो है वो अपने हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी कर रही है। तो ये दोनों अंतर समझ में आते हैं। अब जैसे कि जयराम रमेश जी का जो बयान आया कि 150 कलेक्टर्स को फोन कर दिए, तो आप बताइए ऐसा संभव है क्या? ये तो आप भी नहीं मान रहे, आप ही ने कही ये बात। तो ये इस तरीके की जो आधारहीन, बुनियादहीन कुछ भी बात कहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? जनता ने मोदी जी की गारंटी पे भरोसा किया है, जनता ने जन कल्याणकारी योजनाओं पे भरोसा किया है, जनता ने विकास पे भरोसा किया है, जनता ने इस देश को बढ़ते देखा है, इस देश को पूरी दुनिया के सामने खड़े होते देखा है, इस देश की संस्कृति और विकास। मेरी आवाज रिपीट आ रही थी नवीन जी? जी जी आप बोलिए, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है हमें। जी तो इस देश को जो है शिखर पे जाते हुए देखा है, और जो मोदी जी का विजन है कि हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उस विजन के ऊपर जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं उस पर जनता को भरोसा है। क्योंकि हम जिस मानसिकता के साथ कर रहे हैं, जिस सकारात्मक मानसिकता के साथ कर रहे हैं और सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं, तो वो सच्चाई जनता तक पहुंच रही है, जनता देख रही है, जनता उसका लाभ भी ले रही है। तो वो जो सच्चाई का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। तो अब कांग्रेस कुछ भी इल्जाम लगाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इनको तो इस समय आत्ममंथन करना चाहिए कि जो पार्टी इतनी पुरानी सबसे बड़ी पार्टी का आज जो हश्र है, जो दहाई के अंक तक ही सिमट कर रह गई है, एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह बन गई है, उसका हश्र क्यों हुआ? क्योंकि आप हमेशा नकारात्मकता से भरे रहे। आपने तुष्टीकरण की राजनीति की, आपने भाई भतीजावाद की राजनीति की,
परिवारवाद की राजनीति की, जातिवाद की राजनीति की, आपने क्षेत्रीयवाद की राजनीति की, इस देश को बांटने की राजनीति की और जनता में भ्रम फैलाकर आपने वोट लेने की राजनीति की। तो वो सब जनता समझ चुकी है कि 60 साल के आपके कार्यकाल में जनता ने किस तरह दुख भोगे, इस देश को कैसे आपने पीछे धकेला, वो सब जनता ने देखा है। और जनता 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का और 60 साल का कांग्रेस का शासनकाल, उसकी भी तुलना करती है। आज युवा समझता है कि अगर मोदी जी ने कुछ कहा है तो वो अक्षरशः साबित करके दिखाएंगे, सच करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी के गठन से लेकर आज तक हमने जो संकल्प लिए, जो वचन दिए, वो हमने अक्षरशः पालित किए, उनको पूरा किया, जनता ने उसको देखा। तो इसलिए आज हम पूरे आशान्वित हैं और कॉन्फिडेंस है, उत्साहित भी हैं। अति उत्साहित तो नहीं, लेकिन उत्साहित है, आत्मविश्वास है, क्योंकि हमने जो काम किया था जनता ने उसका भर भर के हमको इनाम दिया है वोट के रूप में। तो अब ये बौखलाए हुए हैं, इनके पास कार्यकर्ता नहीं थे बैठने के लिए, पोलिंग एजेंट नहीं थे इनके पास बैठने के लिए। प्रतिक्रिया ले लेते। सुरेश शर्मा जी, कांग्रेस कह रही है कि ये जो एग्जिट पोल हैं उससे वो कोई वास्ता नहीं रखते, ना एग्जिट पोल को वो तवज्जो देते हैं, ये सब फैब्रिकेटेड हैं और ये एक तरीके से सरकार द्वारा अगर कोई अनफेयर मैनेजमेंट की मंशा है तो उसके लिए एक सपोर्टिंग एलिमेंट के तौर पर ये काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि बड़ा बड़ा फोन वोन किए जा रहे हैं और फिर ये भी दावा कर रही है कि चूँकि जनता ने उसके फेवर में बहुत मतदान किया है तो इस बार सरकार इंडिया अलायंस या इंडिया बनाएगा, ऐसा कांग्रेस का ऐसा सोचना है। देखिए, सारी राजनीतिक पार्टियों को सरकार बनाने का सपना देखने का अधिकार है, लेकिन इसका निर्धारण जो है वो मतदाता के द्वारा जो उंगली से बटन दबाया गया है उसके आधार पर, जो ईवीएम मशीन बोलेगी उसके आधार पर सब कुछ होने वाला है। तो मुझे ये लगता है कि जो पहले दिन से चुनाव में दिखाई दे रहा था और बहुत ज्यादा कोई उसको लेकर के प्रतिवाद नहीं हुआ, वही परिस्थितियां कल 2 बजे तक अपने सबको मालूम चल सकती हैं, ऐसा हम सबका अनुमान है। और जो एग्जिट पोल आए हैं वो लगभग उसी दिशा में है जिस दिशा में हम चुनाव को पहले दिन से देखते आ रहे हैं। क्योंकि मैं प्राय ये बात कह रहा हूं लंबे समय से कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में पहले दिन से ही लोगों के मन में ये धारणा बन गई कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जीतने वाले हैं। उसी के आधार पर यह तय हुआ कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के तुलना में ये पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद अन्य प्रकार की बातें हो गई और सब जो चले हैं वो सब एक ही इसी कारण से चले हैं क्योंकि चुनाव के परिणाम की प्रतीक्षा किए बगैर अनुमान लग सकता है कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहे हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस को इस समय निश्चित रूप से आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि क्या उनको ये कर लेने से जनता का समर्थन मिलेगा कि संवैधानिक संस्थाओं को निष्पक्षता या उनकी गलतियों पर ध्यान दिया जाए, या मीडिया के बारे में बार बार टिप्पणियां की जाए, या जो सर्वे एजेंसियां मीडिया के माध्यम से काम कर रही हैं उनको नकारा सिद्ध किया जाए। तो यदि मान लो ये लगता है कांग्रेस को कि ये सारे मीडिया है, मीडिया के साथ काम करने वाले एजेंसियां हैं, सरकारी संस्था, ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये सब नकारा हो गई हैं, तो इसकी तरफ ध्यान देने की बजाय ध्यान देना यदि ज्यादा उचित है तो जनता से ध्यान हटेगा आपका, जो मोटे तौर पर हटा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जनता के बीच में जाकर के जन समर्थन हासिल करने का प्रयास करें और उस जन समर्थन का प्रेशर जो है वो सभी संस्थाओं पर पड़ेगा। क्योंकि आज यदि मान लो कांग्रेस के मीडिया को लेकर के टिप्पणियां करती है और यदि हमें मीडिया के लोगों को ये कल दिखाई देने लग जाएगा कि कांग्रेस को जन समर्थन मिल रहा है, तो निश्चित रूप से यदि जब आज हम पक्षपाती हैं और भाजपा के पक्ष में खड़े हैं तो कल भी हम पक्षपाती हो जाएंगे और कांग्रेस के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। तो जन समर्थन जिसके साथ खड़ा होगा उसके बारे में जब लग रहा है आपको कि मीडिया पक्षपाती हो रहा है तो वो आपके लिए पक्षपाती हो जाएगा जी। ले दे करके आपको जनता के बीच जाने का काम करना चाहिए, केवल टीवी चैनल्स पर या सोशल मीडिया माध्यम से। एक बात जरूर इस बार की बहुत गंभीर चुनाव की रही है कि सोशल मीडिया का जो उपयोग 2014 में नरेंद्र मोदी ने किया था, वैसा का वैसा उपयोग इस बार जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया है। कांग्रेस के समर्थकों के माध्यम से जिस प्रकार की टिप्पणियां आई हैं, उन टिप्पणियों ने नकारात्मकता को पैदा किया और उस नकारात्मकता का नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस को हुआ है।
राम मंदिर के मामले को आप ले लीजिए, जो ये कल ध्यान का मामला हुआ, इसको ले लीजिए। इन सब बातों को यदि केंद्रित करते हैं तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस को निश्चित रूप से आत्मविश्लेषण करना चाहिए। बाकी चुनाव परिणाम तो कल आ ही जाएंगे। एक बात बस कहकर के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि यदि जैसा दावा किया कि 295 सीटें मिल रही हैं, तो यदि अनुमान ठीक है, इतना 295 का हो रहा है, तो फिर निराश होकर के कहने की क्या जरूरत है? आप उत्साहित होकर के कहिए, ताकि हम सब लोगों को इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि आप सचमुच में मन से कह रहे हैं ये बात। ये तो एक जैसा 150 लोगों को इनसे क्यों मन से कह रहे हैं, क्या पॉलिटिक्स से वैसी की वैसी है। इनसे पूछ लेता हूँ, मन से कह रहे हैं? नवीन जी, मैं सुरेश शर्मा जी का बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे पिता तुल्य हैं जी, लेकिन चूंकि मैं एक राजनीतिक दल का पक्ष रखने बैठा हूँ और विनम्रता से इस बात को कहूंगा कि कल रिजल्ट आने उससे पहले कांग्रेस पत्रकार जब ये बोले कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, तो चंद घंटे रुक जाइए, आत्ममंथन करेंगे कि चिंतन करेंगे कि सत्ता में जाएंगे? तो मैं समझता हूं कि देखिए, अपना नैतिक दायित्व और कर्तव्य हमने हर राजनीतिक दल की तरह पूरी जिम्मेदारी के साथ करा, और जहां नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने सेट करा कि कांग्रेस को 29 जगह कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तो सुरेश शर्मा जी देख सकते हैं कि सीधी में कैसा चुनाव हुआ, राजगढ़ में कैसा हुआ, छिंदवाड़ा में कैसा हुआ, झाबुआ में कैसा हुआ। कहीं भी कोई भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह कोई 5-5 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख का सपना नहीं देख सकती। हार जीत का मापदंड बड़ा करीब है। और रही बात, आपने कहा कि बड़ा मतलब बयानों को नकारात्मक पैदा हुई, तो मैं देश के प्रधानमंत्री के बयानों पर अगर थोड़ा सा आप बोल देते कि देश के प्रधानमंत्री को क्या शोभा दिया कि कांग्रेस का जो है राहुल गांधी को शहजादा उनने बोलना चालू करा, महंगाई से ध्यान हटाकर मटन, मछली, चिकन, और राम मंदिर पर कांग्रेस आएगी तो बुलडोजर चला देगी, और जुमले से लेकर मुजरे तक प्रधानमंत्री ने इतनी गिरावट शब्दों का उपयोग करा, थोड़ा सा आप उसके बारे में भी बोल देते। और रही बात परिणामों की शंका, तो 2004 में आपको याद दिलाना चाहता हूं विनम्रता पूर्वक, यही वो एग्जैक्ट पोल थे। मैं अपने पक्ष की भी बात बताऊंगा और विपक्ष की भी। यही एग्जैक्ट पोल थे नवीन जी, जब 2004 के अंदर यूपीए 1 की सरकार बन गई थी, तो बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बना रहे थे और यूपीए 1 की सरकार बन गई। जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी की तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार बना रहे थे, वहां कांग्रेस की सरकार बन गई। और 2024 में जहां कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बना रहे थे, वहां बीजेपी की सरकार बन गई। तो ये अनुभव है, इन्हीं अनुभवों और मापदंड के आधार पर ये सारी चर्चाएं हो रही हैं। और रही बात अंतिम कि कांग्रेस कोई निराश नहीं है, हर राजनीतिक दल में हार जीत चलती रहती है, लेकिन कांग्रेस कोई हार नहीं मान रही, कोई निराश नहीं है। कल भी डिबेट में मैं और आप भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने रहेंगे। क्या मंजरी जी इस बात को स्वीकार करेंगी कि कल अगर बीजेपी 250 और 250 के अंदर सीमित हो जाती है, तो क्या इसकी हार नरेंद्र मोदी जी के सर पर होगी? इसकी भी आप ये छोड़ दो, आप तो अपने जीत की फिक्र करो। मंजरी जी, कांग्रेस मतलब आपकी हार पर भी इसमें उत्साहित है कि वो हार की जवाबदेही नरेंद्र मोदी जी लें, जीत का सेहरा राहुल जी के सर बंधे या किसी और के सर, इसकी परवाह नहीं है। ये अच्छा है आपके लिए इनका ये रवैया। बहरहाल कांग्रेस तो कह रही है कि वो जीत के करीब जा सकती है, क्या कहें? देखिए रवि जी, अमित जी ने जो बातें की और हमने पूरे चुनाव के दौरान भी एक ही चीज नोटिस की और आपने भी की होगी कि इनकी पूरी पार्टी और कार्यकर्ता इसी उसमें जद्दोजहद में लगे रहे कि कैसे मैं इस प्रत्याशी की जो हार है वो कम, जीत जो है वो कम वोटों से कर दूं, या कैसे मैं इनकी सीटें कम कर दूं। ये इस तरफ तो इनका ध्यान, ये खुद विश्वास में थे कि हमारी सरकार नहीं बनेगी। और आज ये कुछ भी कहे चैनल्स पे बैठकर, और जैसे कि मेरे वरिष्ठ पत्रकार श्री शर्मा जी ने कहा कि आप जनता के बीच में जाते ही नहीं, आप सिर्फ टीवी डिबेट्स में और वीडियोस में, सोशल मीडिया पर रहकर ही आपने पूरा चुनाव लड़ा है और जनता के बीच आपका कोई सरोकार नहीं था। और ये हमेशा से ये कांग्रेस का रहा है। तो मैं बचपन से ये बात सुनती आ रही हूँ कि जब भी चुनाव आते हैं, कांग्रेस के नेता जो सफेद कुर्ते अलमारियों में रख देते, वापस से निकालते, प्रेस करते, कलफ करवा के, और फिर वापस से चुनाव लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है
जो 2 सांसदों वाली पार्टी थी जिस पर कांग्रेस हंसा करती थी, उसका एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता जड़ से जुड़कर पब्लिक की, जनता की नब्ज को समझकर और जनता के दुख दर्द को समझकर, उनकी आवश्यकताओं को समझकर हम उनके साथ खड़े रहे, उनके साथ लगातार काम करते रहे। और आज भी देखिए, हम सत्ता में रहे, 18 साल हम मध्य प्रदेश में रहे, 10 साल से हम केंद्र में हैं। इसके बाद भी हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ पब्लिक के बीच में रहता है, हमारे नेता पब्लिक के बीच में जाते हैं। और वही एक कारण रहा कि जो आज योजनाएं बनकर आई वो इसीलिए बनकर आई उन पब्लिक के बीच की, क्योंकि हमने उनकी नब्ज को समझा कि क्या आवश्यकता है। आपने तो समझा नहीं, आप तो एसी कमरों से बाहर ही नहीं निकले। अब आप पूरा जो चुनाव है वो नकारात्मकता के साथ लड़ते रहे। आप मोदी जी का विरोध करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते आप सनातन का विरोध करने लगे, आप हिंदू संस्कृति का विरोध करने लगे, आप देश को विदेश में जाकर बदनाम करने लगे। आप कहने लगे हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, विदेशी शक्तियों से आप कहते हैं हस्तक्षेप करिए। आप किस मुजरा जो है शब्द सनातन में होगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी, कांग्रेस बड़ी आशान्वित है इस बार के जो चुनाव हैं उससे, और उसको जिस भी आधार पर ये लगता हो वो ये कह रही है कि उसका जो गठबंधन है इंडी अलायंस, वो इस बार कमाल दिखाएगा। और सवाल कमाल पर यही है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या हार की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी स्वीकार करेंगे? उसका सवाल ही है। कांग्रेस जीती है तो जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, ये उसका कंसर्न नहीं है। उसका कंसर्न ये है कांग्रेस अगर जीती है तो हार की जिम्मेदारी क्या नरेंद्र मोदी जी लेंगे? नहीं, ये सवाल आज बनता नहीं है। ये सवाल यदि मान लो परिस्थिति जैसा भैया ने कहा है इस प्रकार की बनती है तो ये सवाल कल 2 बजे के बाद बनता है। आज का ये सवाल नहीं है, क्योंकि ऐसी फिलहाल संभावनाएं देखने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये निश्चित रूप से सही है कि कांग्रेस को सशक्त होना चाहिए। विपक्ष ताकतवर होगा, सत्ता को बेलगाम होने से विपक्ष रोकता है, इसमें किसी को शक संशय नहीं है। लेकिन उसके लिए जनता के बीच में जाना पड़ता है। जन सरोकार से जुड़ेंगे तो आप सरकार बनेंगे, यदि जन सरोकार से दूर रहेंगे तो फिर आप दूर रहेंगे। कमोबेश ऐसी ही स्थिति है इस समय। और हम तो सब चीजें लगभग अपनी आंखों से 40 बरस की पत्रकारिता लाइन में हम देख चुके हैं कि कौन कितने पानी में है और कौन क्यों ऐसा बोल रहा है। तो मुझे ये सब अच्छे से समझ में इसलिए आता है क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से भी मानना है और मेरा जो तजुर्बा है और शोध भी जिसको कह सकते हैं, जब तक कांग्रेस को ये 4 लोग घेरे रहेंगे, कन्हैया कुमार जी और जो जयराम रमेश जी और जो संगठन का काम देख रहे हैं श्रीमान वेणुगोपाल जी, जो कांग्रेस की मानसिकता के नहीं है, उन्होंने कभी कांग्रेस की पाठशाला में पढ़ाई नहीं की, ये सब वामपंथी विचारधारा के हैं। और उसी का आधार है कि जो सनातन संघ है, सनातन से मैं यहाँ बिल्कुल धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो बहुसंख्यक मतदाता है, जिनकी संख्या अधिक है, उसके नजदीक कांग्रेस को नहीं जाने दे रहे। इसके नेगेटिविटी जो इसके बारे में बन रही है बहुसंख्यक समाज में, और ये अमित भी अच्छे से समझते होंगे कि ये नेगेटिविटी वो खुद भी फेस करते होंगे कि क्योंकि कई लोगों ने इस तरह की बातें कही भी हैं अपने संगठन के बीच में। तो मुझे ये लगता है कि कुछ ऐसे बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। ये सब चीजें तो ठीक है, डिबेट में हम एक दूसरे के प्रति बोल देते हैं या किसी के बारे में बोल देते हैं, लेकिन व्यवहारिक ये है कि कांग्रेस को लंबे आत्म विश्लेषण की जरूरत है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कल 4 जून मंगलवार परिणाम का दिन, राजनीति का पारा कहां तक चढ़ेगा देखना दिलचस्प रहेगा। हार का हीट स्ट्रोक किसको बेसुध करेगा और कौन इस गर्मी में भी आनंद से तिरोहित होगा, यह देखना भी निश्चित रूप से एक विस्मयकारी दृश्य होगा। कांग्रेस कह रही है कि वो सरकार बना रही है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो 400 के पार जा रही है। तो जनता किसको कहां तक ले जाती है कल देखते हैं। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।